हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रगति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिज़नेस मैनेजमेंट के कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर पहली बार विज़िट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके बगल वाला बेल आइकन हिट कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी चलती रहे। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एज अ मैनेजर यू कैन कंट्रोल योर सबऑर्डिनेट्स ऑफ द मैनेजमेंट। मीन्स कि अगर आप कोई मैनेजर हो, ठीक है, और आपके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं आप उसे कैसे कंट्रोल करते हो, उनका जो आपसे रिलेशनशिप है वो क्या डिफाइन करता है। तो ये जो रिलेशनशिप है गिवन ऑप्शंस में है क्या क्या, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ऑर्गेनाइजिंग। तो ये जो रिलेशनशिप होता है इसे हम कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कि एक मैनेजर अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर सकता है, उनके जो एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करता है, तो इसे हम कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। Now the next question is, which organization is a network of personal and social relationship that arises spontaneously as people associate with one another in a work environment। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते दौरान ही आपको वो कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जो कि आपको राइट ऑप्शन चूज़ करने में हेल्प करे। तो यहाँ पे ये दो कीवर्ड्स कौन से हैं, एक ये हो गया नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप दैट अराइजेस स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अपने आप लोग एक दूसरे से फ्रेंड्स बनने लगते हैं। ठीक है, एक इनफॉर्मल सा रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे एक बहुत ही ऑफिशियल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं एक मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट का एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप होता है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है वो अपने आप डेवलप हो जाता है। ठीक है, अपने आप लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं, जो कि एक ऑफिस के बाहर, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का बाहर वाला रिलेशनशिप होता है अनऑफिशियल, वो होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। Now the third question is, a leadership style in which more centralized actions were taken during power and authority is known as। तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे more centralized actions ले और पावर और अथॉरिटी भी क्या हो, एक ही पर्सन के हाथ में हो। तो नीचे ऑप्शंस में क्या क्या है, डेमोक्रेटिक है, लेजिस फेयर है, पार्टिसिपेटिव है और ऑटोक्रेटिक है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पे लिखे मोर सेंट्रलाइज्ड, और मोर सेंट्रलाइज्ड एक्शंस कहाँ पे होते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का एक और नाम होता है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को हम और क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक ही जो एक ही पर्सन होता है वो ही सारे डिसीजंस लेता है और जो उसके मेंबर्स होते हैं उनके ओपिनियंस और उनके आइडियाज़ को वो सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे जो एक लीडर है वही अपने ऑर्डर्स देगा और हम जो मेंबर्स होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग। ठीक है, असर्शन में लिखा है, कम्युनिकेटिंग फर्म्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ की कंपोनेंट ऑफ अ कम्युनिटी एंड इन्वेस्टर रिलेशंस। और रीजन क्या बोला है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स स्पेसिफिकली टू द सेट ऑफ रूल्स of control policies and resolution put in place to dictate the corporate behavior। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है, अगर इजी भाषा में हम बोलें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो सारे रूल्स और मेथड्स होते हैं जिनसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या कंट्रोल किया जाता है, मींस उसी गाइडलाइंस पे उसे चलना होता है। तो रीज़न तो हमारा करेक्ट है। और असर्शन में लिखा है कि कम्युनिकेटिंग द फर्म्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ की कॉम्पोनेंट ऑफ अ कम्युनिटी एंड इन्वेस्टर रिलेशन। तो दोनों ही सही है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द correct answer। A and R both are true and R is the correct explanation of A। Now let's move on to next question। यहाँ लिखा है, which of the following authorities is based on the concept of top to bottom approach। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच कैसी होती है, आपको मालूम है 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे ऊपर होती है टॉप लेवल, फिर आती है मिडिल लेवल और सबसे नीचे होती है क्या, लोअर लेवल। ठीक है,
और इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसे टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। मीन्स जो ये टॉप लेवल ऑर्डर देगा उसे मिडिल लेवल को फॉलो करना पड़ेगा, जो मिडिल लेवल देगा उसे लोअर लेवल को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमारी एक प्रॉपर लाइन बताता है कि एक जो डायरेक्शंस है उनका उसका जो फ्लो है वो कैसा है, टॉप से बॉटम है। तो यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में पहला है स्टाफ अथॉरिटी, फंक्शनल अथॉरिटी, लाइन अथॉरिटी एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लाइन अथॉरिटी। Now the next question is, which motivational theory classifies need into following types? तो यहाँ पे 3 टाइप्स दी हैं, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। तो आपको बताना है कि ये जो तीनों नीड्स हैं वो किस थ्योरी में दिए गए हैं। गिवन ऑप्शंस में पहला है मैकलेलैंड्स नीड थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, थ्योरी एक्स एंड द लास्ट वन इज इक्विटी थ्योरी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैकलेलैंड्स नीड थ्योरी। अब इस थ्योरी को दिया किसने था? इस थ्योरी को दिया था डेविड मैकलेलैंड ने। ठीक है, उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ नीड बताया, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। ठीक है, इन तीनों टाइप्स ऑफ, ये जो 3 टाइप्स की नीड है, इन्होंने बोला कि ये इनहेरेंट नहीं होते। जो एक इंडिविजुअल होता है वो इन्हें डेवलप करता है थ्रू देयर कल्चर एंड देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, नीड फॉर अचीवमेंट क्या होती है? जब किसी के अचीवमेंट को देख के आप खुद मोटिवेट होते हो कि हाँ भाई उसने इतना अचीव किया तो अब हमें भी उस गोल की तरफ काम करना है। और नीड फॉर पावर क्या हो गई? जब आपको पावर चाहिए, आपको कोई अथॉरिटी चाहिए, आप उसके लिए खुद को मोटिवेट करते हो और उस दिशा में काम करते हो। और लास्ट वन क्या है? नीड फॉर एफिलिएशन। जो आपके सोशल ग्रुप्स में जब आप रहते हो, जो आपका एक टीम बन जाता है, तो आप एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते हो कि यार अब क्लास में जैसे कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम उसे देख के क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं कि उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो हम भी क्यों ना अपने अच्छे मार्क्स लाएं, खुद को इम्प्रूव करें। तो ये होता है नीड फॉर एफिलिएशन, जब कोई ग्रुप में, टीम वर्क में आप एक दूसरे को मोटिवेट करते हो। ठीक है, तो ये थी क्या? मैकलेलैंड की नीड थ्योरी। Now the next question is, according to Maslow's need hierarchy, in which of the following need a man thinks to achieve everything that one is capable of and thinks of self-fulfillment, maximum growth and dreams? तो इस क्वेश्चन का जो मेन क्रक्स है वो लास्ट लाइन में दिया गया है, जहाँ पे लिखा है कि अ मैन थिंक्स ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट। तो आपको बतानी है कि मास्लो की नीड हायरार्की में कौन सी ऐसी नीड है जहाँ पे एक इंडिविजुअल सेल्फ फुलफिलमेंट के बारे में सोचता है और वो मैक्सिमम ग्रोथ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना चाहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सबसे हायर लेवल नीड्स, जो कि है क्या? आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं मास्लो की नीड हायरार्की में कौन कौन से नीड्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स से। ठीक है, ये आपके बेसिक लेवल नीड्स होते हैं, फूड, वाटर, शेल्टर और ये सारे वाले जो कि बेसिक एक हर एक इंडिविजुअल को इसकी ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आता है सेफ्टी नीड्स जो कि सिक्योरिटी के लिए होते हैं। ठीक है, और थर्ड है क्या? आपका बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, इसे हम कहते हैं क्या? सोशल नीड्स। ठीक है, तो अब जब ये दोनों नीड्स फुलफ़िल हो जाते हैं तो आपको सोसाइटी में कनेक्ट होने की नीड होती है कि अब हमें एक स्टेटस और एक रिकग्निशन की ज़रूरत होती है। अब हमको लव, अफेक्शन और रिलेशनशिप मेंटेन करने का होता है, तो वो आपकी सोशल नीड्स होती है। फिर उसके ऊपर आती है क्या? आपकी एस्टीम नीड्स को हम ईगो नीड्स भी कहते हैं, जो कि एक आपको सोसाइटी में एक स्टेटस दिलवाता है। ठीक है, अब आपने काम कर लिया तो अब आपको रिकग्निशन चाहिए, तो वो आपका होता है ईगो नीड्स यानी कि एस्टीम नीड्स। और सबसे लास्ट हायर लेवल नीड होता है जो आपका, उसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। यहाँ पे क्या होता है? अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएट एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये आपका सबसे हायर लेवल नीड होता है और ये जो साइकोलॉजिकल वाला है ये सबसे लोअर लेवल नीड होता है और ये हायर लेवल होता है। ठीक है, Now the next question is, which of the following is not regarded as motivational factor according to Herzberg's motivation hygiene theory? तो अब हर्ट्सबर्ग की जो मोटिवेशनल थ्योरी थी उसमें उन्होंने 2 फैक्टर्स के बारे में बताया था, और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से थे?
एक था मोटिवेशनल फैक्टर और एक होता है हाइजीन फैक्टर, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है, ठीक है, नॉट पूछा है। तो अचीवमेंट, एडवांसमेंट, सैलरी और रिकॉग्निशन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन है सी, सैलरी। सैलरी जो कि है एक हाइजीन फैक्टर, और ये जो अचीवमेंट और एडवांसमेंट और रिकॉग्निशन है ये मोटिवेशनल फैक्टर्स है। मोटिवेशनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो जब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये मोटिवेशनल फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो ये जो है क्या करते हैं, लीड टू सेटिस्फैक्शन। लेकिन इनकी जो एब्सेंस होती है वो कुछ डिससेटिस्फैक्शन में लीड नहीं करती, इनकी जो एब्सेंस होती है वो डिससेटिस्फैक्शन में लीड नहीं करती। तो इसलिए इनका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन देते हैं, लेकिन इनके ना प्रेजेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं। और दूसरे होते हैं हाइजीन फैक्टर्स, जिनके कि ना प्रेजेंट होने से जो एम्प्लॉय होता है वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है। इसी का सेम उल्टा हो जाता है। हम लोग हर्जबर्ग की हाइजीन थ्योरी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। The next question is online process of evaluating and managing both the behavior and outcome in the workplace is known as। तो किसी भी behavior और outcome को, outcome यानी कि results, तो हमारा जो behavior है किसी एम्प्लॉय का और वो क्या results दे रहा है उसको हम कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू evaluate करते हैं। तो यहाँ पे given options में क्या है, पहला है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दूसरा परफॉर्मेंस अप्रेजल, तीसरा कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट और चौथा है जॉब एनालिसिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। परफॉर्मेंस अप्रेजल ही एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि हम इंडिविजुअल्स, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके काम को, उनके प्रोसेस को हम मेजर करते हैं, ठीक है, कि वो काम जो कर रहे हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं, वो अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। And the last question for the today is, which among the following is not the key construct of Vroom's expectancy theory? Vroom की जो expectancy theory थी उसमें से कौन सा ये नहीं है, ठीक है। तो पहला है इंस्ट्रूमेंटैलिटी, दूसरा वैलेंसी, तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और चौथा है एक्सपेक्टेंसी। अगर आपको व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के बारे में थोड़ा भी पता होगा तो आपको सही आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। जो व्रूम थे, विक्टर व्रूम, उन्होंने थ्योरी में 3 टाइप्स ऑफ टर्म्स को डिस्क्राइब किया था। पहला था आपका एक्सपेक्टेंसी जो कि आपके एफर्ट को बताता था, दूसरा था इंस्ट्रूमेंटैलिटी जो कि आपकी परफॉर्मेंस को, जो कि आपके रिज़ल्ट को, जो आपने काम किया है उसका जो रिज़ल्ट है उसके बारे में बात कर रहा था, और लास्ट था क्या, वैलेंसी जो कि आपका काम जो हुआ है उस पर आपको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। तो उसके जो डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स थे उनके बारे में बात करता था वैलेंसी, ठीक है। ये हमारी थी क्या, विक्टर व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जहाँ पे उन्होंने एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, वैलेंसी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बताया कि इन तीनों की वजह से ही कोई इंसान मोटिवेट हो सकता है। ये भी मोटिवेशनल थ्योरी ही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ गुड डे।